देखो सेना में इसलिए नहीं था कि मैं भारतीय वायुसेना में जाऊं, कोई भी सेना में जाना है और सेना में जाकर भी मेरे को 5 और 6 साल काम करना है, ऐसा एक मन था जिंदगी में। लगातार 5-6 साल के बाद अब तो बहुत अच्छा मौका मिल गया कि वो 5 साल की उन्होंने अभी वीर क्या नाम है अपने अग्निवीर हो गए। यदि उस जमाने में होता था तो पता नहीं हम कितने लोग दोस्त उसमें चले जाते थे, क्योंकि एक होता है कि जिंदगी एक पार्टिकुलर जगह पर रोजगार और कमाने के लिए नहीं बनी, जिंदगी कुछ करने के लिए बनी है। और एक जगह फिक्स हो गए तो आगे फिर करनी नहीं बनता आपका काम। तो ऐसा मन था कि 5-6 साल जाऊं, मगर लोगों ने कहा कि आपको 18-19 साल के बॉन्ड पे दस्तखत करने होंगे, तो 5-6 साल में छूट नहीं पाओगे। एक वो डर कि 19 साल के बाद तो फिर क्या होगा, सारी जिंदगी चली गई वो तो अच्छे दिन, और 5-6 साल का होता नहीं। बट एनी हाउ मन कहा कि किसी तरह मैं 5-6 साल के बाद निकल जाऊंगा, जो भी होगा साधन देख लेंगे। वहाँ पर भारतीय वायुसेना में भर्ती होगा। गाँव में रहने वाला आदमी था जिसने कभी ज़िंदगी में इंग्लिश में पानी को वाटर नहीं बोला। कोई बोल भी दिया करते ना तो लोग हंसा करते, बोला देखो ये बड़ा अंग्रेज आ गया। तो कभी बोला है नहीं। चप्पल एक बात 2 बादी वाली चप्पल, पटे का पजामा, जैसे गांव में रहते हैं ऐसे मोहन में पले। पिताजी के पास छोटा मोटा किराने की शॉप होती थी। आमदनी कोई उस टाइम पर खास होती नहीं थी, 800-900 रुपये महीने की आमदनी में हम 7 भाई बहन थे, 3 भाई और 4 बहनें, अपना गुजारा हो जाता था। गाँव के अंदर कोई खर्चा तो होता नहीं। इसी तरह 79 में भारतीय वायुसेना में भर्ती हो गया। भर्ती होने के बाद जो 14-15 महीने की ट्रेनिंग थी MTI ताम्रम, तो MTI ताम्रम में वहाँ भी एक 542 इस तरह के हमारे वो थे, इनटेक बोलते हैं, विद्यार्थी जो पास होकर निकले थे। मतलब वो पास, उन्होंने एयरफोर्स में जाना ही है, वो एयरफोर्स में भर्ती हो गए थे। तो उसमें से कोई 2-4-5 ऐसे आदमी होते हैं तो रिजेक्ट होकर गाँव में वापस जाते हैं घर में, अदरवाइज सभी के सभी ड्यूटी पर चढ़ जाते हैं। तो 542 जिस तरह पास हुए। अब मैं सबसे लास्ट में पिछली लाइन में बैठा करता और नीचे से देखकर, क्योंकि मेरे से कोई पूछ ना ले। हमारे वहाँ इंग्लिश मीडियम है, एयरफोर्स में इंग्लिश मीडियम, और मैं मेरा इंग्लिश से तो 36 का आंकड़ा, कभी कोई पूछ भी ले तो न बोल सके न कुछ कर। हरियाणा वालों का अलग ही है, सब लोग जानते होंगे वो हाउ आर यू भाई, वो भाई फिर लगा देंगे पीछे, तो वो सीख लिया था। तो ये बोला जी हाउ आर यू से पूछा करो, ये 2-4 चीज़ हमने सीख ली थी, मगर भाई फिर भी पीछे लगाएंगे ताकि, तो वो अपना एक अलग स्टाइल हरियाणा वालों का। तो मैं भी वो हरियाणा का ही हूँ। तो किसी तरह फिर भी वहाँ ये देख कर कि भी पीछे तो रहना नहीं कोई भी चीज़ के अंदर, तो एक मन था कि पढ़ाई में भी आगे रहे, वो रहे। तो 542 जितने बच्चे थे उसमें मैं बेस्ट इन इनटेक बोलते हैं ऐसा हमारे, उनमें एक नंबर 1 होता है, तो वह नंबर 1 रहा। एक रैंक होता है AC का, एक उससे ऊपर का रैंक होता है LAC एयरफोर्स में, तो डायरेक्ट LAC पास हो गया था। एक रैंक जंप करके मेरे को मिल गया था क्योंकि बेस्ट इनटेक आया था। मेट असिस्टेंट का मेरे को वो ड्यूटी मिली थी, तो बेस्ट इन ट्रेड आया था। ये 2-3 चीज़ वहाँ से लेके निकला और फिर मैं चला गया वहाँ पर कश्मीर में, श्रीनगर पहली पोस्टिंग हो गई। 16 दिसंबर को मैं वहाँ उधमपुर पहुँचा। उधमपुर से कानवाई के अंदर गाड़ियों में बैठकर रामबन, काजीकुंड, बनिहाल होते हुए श्रीनगर जाना था। दुर्भाग्य से लैंडस्लाइड हो गई, रामबन में वहाँ पड़ाव करना पड़ा। अब मेरे पास अपने सर्दी के कपड़े ज़्यादा नहीं थे क्योंकि श्रीनगर में जाके मिलने थे। मद्रास में तो +42-43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो वहाँ पर -12 डिग्री था। तो लेदर शूज़ थे जैसे होते हैं नॉर्मली, लेदर शूज़ सर्दी बहुत पकड़ते हैं, तो थोड़ा थोड़ा पाँव में स्वेलिंग सी आ गई थी। तो उस टाइम पर पता नहीं था स्वेलिंग है क्या ये, बट 3 दिन वहाँ रुके। जिस तरह भी फौज की ट्रेनिंग थी तो कोई खास ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। और वहाँ श्रीनगर में जाकर अपने चले गए। वहाँ कई लोगों से मिलना हुआ, कोई पुराने परिचित थे, कोई 3 महीने पहले वहाँ पास होकर गया था। तो फिर मेरा पाँव हल्का हल्का उंगलियाँ काम करनी बंद कर दी थी कुछ स्वेलिंग के बाद। डॉक्टर कथूरिया होते थे स्क्वाड लीडर रोहतक के, मेडिकल ऑफिसर जैसे हमारे होते हैं। किसी ने कहा कि वहाँ जाओ, ये आपकी ना बीमारी बढ़ रही है। तो कथूरिया देखते ही साथ बोले कि ओह ये क्या। तो मैं सोचा कि बीमारी कोई बड़ी है, क्योंकि उसने जिस तरह उसका चेहरा कहा था, तो बोला कि स्नो बाइट की प्राइमरी स्टेज है ये। तो मैं पहली बार सुना था स्नो बाइट क्या बीमारी होती है, और कोई गूगल भी नहीं था कि सर्च कर ले। तो मैं लोगों से पूछा स्नो बाइट क्या है, बोला यार इससे पाँव कट जाता है, धीरे धीरे करके ये जहर फैलता है, फिर पाँव को काटना पड़ता है। मैं दूसरे दिन सुबह फिर भागा कथूरिया जी के पास में, बोला सर ये पाँव कटेगा? बोला किसने कहा?
है ना, मेरे तो बिलेट के अंदर कई लोगों से बात करी है, स्नो बाइट है, पाँव कटेगा। नहीं, पाँव नहीं कटेगा, दवाई लेते रहो। तो बोला सर मेरे को पाँव नहीं कटना वाना। बोला फिर कटेगा तो क्या कर लूँगा मैं? बोला जी मेरे को जीना है, मैं बहुत कुछ करूँगा, मेरा पाँव नहीं कटवाना सर, कुछ भी कहो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो धुन थी, 18-19 साल की, 20 साल की आयु थी। तो बोला एक काम कर, 3 महीने गर्म पानी में रख और नमक डाल रख लेगा। बोला जी 4 महीने रख लूँगा, कोई बात नहीं, पाँव नहीं कटवाऊँगा। तो उन्होंने ऐसा दवाई बताया कि नमक में सारे दिन मैं रहा, पानी में, गर्म पानी में। एक लड़का और था महाजन लखनऊ का, वो मेरा मदद किया। इस तरह मैं वहाँ रहा, ड्यूटी पे चला गया। ड्यूटी पे जाने के बाद अब मन था कि मैं बेस्ट कैडेट, बेस्ट सब कुछ आया हूँ तो सबसे हटकर हूँगा। सेक्शन में सब कुछ ऐसा ही होता है जैसे होता है ना सरकारी तंत्र। वहाँ पर बर्फ़ों में ज़रा फ्लाइट कम उड़ती है तो काम कम होता है, ठंडा काम रहता है एक तरह से। और जहाज़ भी वहाँ पर हमारे, अब तो शायद पता नहीं नेट और अजीत चलते हैं क्या, नेट और अजीत फाइटर थे और बंद हो गए शायद। और दूसरा हमारा वो था ये अपना हेलीकॉप्टर 3OP यूनिट थी, ये एल्यूट और ये तरह के हमारे हेलीकॉप्टर थे। तो ये उस टाइम के जहाज़ थे जो ऑपरेट करती थी हमारी। तो मैं जब गया 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, मतलब 16 तारीख, 17 तारीख, वहाँ जाने के बाद कोई काम ही नहीं। अब वो मैं कहूँ वाटरों को सब कोई काम तो दो मेरे को। अरे भाई ज़िंदगी पड़ी 18-20 साल, कोई खा पी मस्ती कर, जवान है, घूम फिर मज़े ले श्रीनगर के। 5, 7, 10 तारीख के बाद कोई काम नहीं। चाय पियोगे? मैं सर पी लेंगे। तो बना के लाओ। मैंने चाय की बना कर ला दी। बोला अरे चाय बड़ी अच्छी बनानी आती है। मैं ज़िंदगी में पहली बार ही चाय बनाई थी, वैसे मैंने अब तक चाय नहीं बनाई थी। मतलब सर बस दूध चीनी डाल दी, अच्छी बुरी बनी, मेरे को उतर नहीं। दूसरों को बोल दी इसको चाय बहुत अच्छी बनानी आती है। दूसरे एक और थे, कोई वांटो भी सर, हाँ बना कर ला, वाटो घोष बना कर ला, ये वास्तव में बहुत अच्छी चाय बनाता है। मैं चाय बनाने वाला बन गया। 15 दिन खूब सबको चाय पिलाई। 30 तारीख 31 तारीख थी शायद, उस टाइम पर जो सैलरी डे होता था ना वो हमारा कैश में होता था। आजकल तो शायद RTG से होने लग गया। और एक ऐसे अफसर बैठते थे सैलरी ऑफिसर, वो नाम बोलते थे, फ्लाइंग ऑफिसर JK कोल थे, रमेश कुमार। जैसे मैं आया, यस सर, एक सैल्यूट मारेंगे, अपनी वो पे बुक देंगे, वो उसमें तनख्वाह देंगे हाथ से, और मैं सैल्यूट मार के अपना जेब में डाल लूँगा और फिर वापस नेक्स्ट ऐसे नंबर आता था। मेरे को याद नहीं आ रहा उस टाइम पर सैलरी हमारी कहीं 80 में शायद कोई 3-3.5 हज़ार होनी चाहिए शायद। तो 100 में 100 में है ना, 187 तो मेरे को 90 मिली थी। 600 समथिंग था सर, 600। हाँ 187 तो मेरे को उस टाइम मिली थी जब ट्रेनिंग सेंटर में पहली तनख्वाह मिली थी। 187 रुपये मेरी याद है, क्योंकि मैंने कुकर ले आया था 40-60 रुपये का हॉकिंस का, पहली बार माँ को मिलते ही सबसे पहले कैंटीन में भागा था। हाँ तो 187, तो फिर मेरे ख्याल में 600-700 हाँ कुछ इतनी मिली थी, नगद मिली थी कैश में। और 15 दिन 16 दिन का अनुभव था। और वो मिली, गिनने के बाद जैसे 600 या 700 मिली, तो 300 रुपये मैंने जेब में डाल लिए और 300 रुपये मैं कोल साहब को सलूट मारा और वापस कर दिए। बोला व्हाट इज दिस? बोला सर मैं 15 को आया था, 15 दिन तक काम किया हूँ और 15 दिन का ये हराम का है, तो ये तो मैं नहीं लूँगा, 15 दिन का ही लूँगा। जो क्यू में खड़े थे सब चुप एकदम, जैसे कोई हवा निकल गई, क्योंकि इट इज ए ऑफेंस। आप अपने किसी सीनियर का डिसोबे करना डिफेंस में, आइदर रॉन्ग और राइट, यू डोंट हैव राइट टू से आस्क इट। बोला कि फ्लाइंग ऑफिस के पता ही ऑफेंस है। मतलब सर आई नो, बट उस ऑफेंस से छोटा ऑफेंस है जो मेरा ज़मीर अलाउ नहीं करता, क्योंकि मेरे को कल से काम दे दो, मैं ठोक कर पैसे लूँगा, पर जब तक नहीं दोगे, चाय वाला है तो मैं पैसे नहीं लूँगा। तो उसने कहा कि देखो आप दे दो, बट चार्जशीट रेज करनी पड़ेगी, यू वट एवर यू लाइक। ठीक है, मैं 300 छोड़ाया, 300 लेकर आ गया, मेरी चार्जशीट रेज हो गई। SK निगम विंग कमांडर के पास पेशी पड़ी, चार्ज पढ़ के सुनाया। यंग जेंटलमैन ठीक है चार्ज? ना सर इनके हिसाब से ठीक होगी, मेरे हिसाब से कोई ठीक नहीं है। मतलब क्यों ठीक नहीं है? कि बोले मैंने काम ही नहीं किया, जितना काम उतना दाम, हराम का तो लेना नहीं। तो बोला क्यों नहीं काम किया? बोला जी आप वांट ऑफ घोष से पूछो, उनसे पूछो, चाय वाला बना रखा है, चाय वाला तो मैं था नहीं। तो उसने कहा कि कोल साहब आप जाइए। तो मेरे पूछा बात क्या है? मैंने बताया सर कुछ काम नहीं है। मैं सोचा कि क्या क्या करूँगा एयरफोर्स के अंदर, मेरा एक बड़ा लक्ष्य था, मेरा एक अपना मन में था। और ये बड़ा खुश हुआ, चार्जशीट को किया कि कल से वार्ड ऑफिस घोष को बुलाया कि कल से ये मेरे कैबिन में डिप्टी SO की तरह ये काम करेगा। और 15 साल का एक व्यक्ति SO बनता है, 15 साल की सर्विस का SO बनता है ना सर? yes. और मैं 15 दिन की सर्विस का SO बन गया।
मतलब भाव ये है कि आपको यदि दिमाग में बैठा हुआ है कि भर्ती होना है तो 1000% होगे, कोई ताकत रोक नहीं सकता। आपको वहां जाकर कहना है कि मेरे को बेस्ट कैडेट आना है, केवल मन में ठानना है। उसके बाद होमवर्क भी करना पड़ेगा, यानी कि एक मन में ठान लिया बस वो हो जाएगा। होमवर्क का मतलब वेल प्लान, कि करना क्या है, होता है ना, वर्क योर प्लान और प्लान योर वर्क, बस इतनी ही तो भाषा है। वर्क योर प्लान एंड प्लान योर वर्क, यदि ये आपने बना लिया तो आपको फिर बेस्ट आना है। बेस्ट आने के बाद जिस यूनिट में चले गए वहां सारे गोबर गधे गधे एक जैसे हो जाते हैं, उसमें कैसे बेस्ट अपनी छाप छोड़े। 15 दिन के बाद छाप छोड़ दी, 16वें दिन में अपना काम शुरू हो गया। बोले अब सब लोग ये वही है ना, ये वही है ना, पर छठवां बन गए आप। एवरी वन वॉज नोमिंग यू। जो तनख्वाह 15 दिन की वापिस नहीं ली, सारी यूनिट जानने लग गई 15 दिन के बाद ही। बस थोड़ा सा काम किया, उसके बाद वहाँ रहे, कई काम जैसे होते रहे। मन में था कि 5-6 साल के बाद सर्विस छोड़नी है। एक SK निगम हमारे सीनियर मेट्रो, मेट्रो बोलते हैं, सीनियर मेट्रो ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि सर मैं छोड़ूंगा, क्या करूँगा। अभी राइट टाइम नहीं है रमेश, आई विल टेल यू। मैं उसका दिल में कहीं ना कहीं नज़दीक था, बेटा बोला करता मेरे को, कभी भी मेरे रैंक के नाम लेकर उसने नहीं बोला। ऑलवेज यूज टू से बेटा ना मैं बताऊँगा आपको कब छोड़नी है। 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। 5 साल के बाद जब 86 का करीबन हुआ आया, 85 के एंड में, बोला अब आप एयरपोर्ट छोड़ सकते हो। तो मैं उसके जाकर पूछा कि सर ऐसा क्या हुआ, अब एयरपोर्ट छोड़ने की कौन सी बात हुई, पहले क्यों नहीं बोले 1 साल पहले। मैंने तो कुछ बदलाव नहीं आया। देन ही सेड कुछ बदलाव आपके पास आया। तो उसने बतलाया, बोला कैबिन में बुलाकर कि ये उस टाइम पर इनसेट भी आया था, मेट असिस्टेंट को क्लाउड बादल जितने होते हैं ना, इनकी फोरकास्टिंग देखकर कौन सा क्लाउड है, चार्ली निम्बो, ये एक्स्ट्रा एक अलग ये पढ़ाई है। वेदर फोरकास्टिंग, रूट फोरकास्टिंग, कब कौन से बादल कब बरसेंगे, कौन सा क्लाउड है, कौन से एयरक्राफ्ट को कौन सी डायरेक्शन में जाना है, कौन से स्पीड से जाना है, विंड फ्रंट की है टेल की है, ये सारी चीज़ें की एक अच्छी पढ़ाई है जो मैंने कर रखी थी। और मैं उसमें थोड़ा सा अपना अलग से ही, मेरा सबसे टॉप में ही था मैं उस मामले में। तो ये फोरकास्टिंग मेरी बड़ी एक्यूरेट हुआ करती थी। तो आंखों से देखा करते थे मतलब, और दिमाग से काम करते थे। तो मशीन आ गई थी कि वो इनसेट भी वो मशीन बताएगी अब आपके रूट सब कुछ। बड़े खुश हो कि रात के 2 बजे 2:30 बजे आँख फाड़ फाड़ के देख रहे हैं ये मशीन आ गई, तो ये हमारा आधा बाहर कम हो जाएगा। तो एक ट्रक आया सिविल का, और जो हमारा सेक्शन था उसके नीचे मशीन रखी और वो चला गया। और रात को मैं 2:30 जब सेक्शन से वापस आ रहा था तो एकदम खुशी हुई कि यार ये तो मशीन रख गए। तो मैंने पूछा मशीन किस चीज़ की है, तो उन्होंने कहा कि ये इनसेट की को ऑपरेट करने की मशीन है, इससे ये जो वेदर फोरकास्टिंग एक्यूरेट जाएगी ±5%। बड़ी खुश हुई कि अब ठीक हो जाएगा। नहीं तो एक निर्भर थे, मतलब व्यक्ति के ऊपर निर्भर थे। गया बिलेट में भोजन भाजन किया, रात के 2-2:30 बजे अपने लघु शंका के लिए बाहर निकला, देखो कि चारों तरफ बर्फ पड़ रही है, धुआंधार। जब बर्फ पड़ रही है तो मैं बोला कि तो मशीन के ऊपर भी सारी बर्फ पड़ेगी। मशीन बाहर थी और मशीन पे बर्फ पड़ेगी तो बर्फ तक तो तकलीफ नहीं होती, जब बर्फ पिघलती है तो पानी बनता है। बर्फ तो जैसे रुई होती है वैसी ही होती है। मतलब ये पिघली और पानी गया मशीन में तो मशीन जीरो। ये पता नहीं कहाँ अमेरिका से आई, कहीं आ गई, और वो फिर कब आएगी कब नहीं, कोई भरोसा नहीं। बेचैन करती रही 1 घंटा 1.5 घंटा। मैंने 23 साल की 24 साल की उम्र थी, मैं फिर अपने वो जूते पहरे, स्नो बूट बड़े बड़े होते हैं वो, जैसे तारकोल वाले होते हैं ना, रोड पे काम करते हैं, इस टाइप के गम बूट बोलते हैं हम, वो पहने, और कोट फर का एक बड़ा सारा कोट होता भारी सा, वो पहना, टोपी टापी लगाई, और 2 किलोमीटर दूर था उसकी तरफ चेहरा कर लिया। मेरा ऑफिस वहाँ है, क्योंकि रास्ता सब बंद होता है ना बर्फ के अंदर, कुछ दिखता नहीं, गड्ढा कुछ भी हो। पर ये जूते ऐसे पहनते हो गड्ढे गाड्ढे में फर्क नहीं पड़ता, हम जैसे पशु चलते हैं वैसे ही चल जाते हैं, हमारे को उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पशु की तरह हम भी एक रास्ता बना लिया और वहाँ पहुँच गए। वहाँ जो अकेला कोई 70 किलो की, कोई 80 किलो की, कोई 100 किलो की पेटी थी, धका धका के साइड के नीचे लाकर गिरती। It took approximately more than half an hour, but ultimately I am happy क्योंकि at least I could do it। और उसके बाद मैं वापस मेरे सेक्शन में आया, सोया, मेरे मतलब रूम में आया, और सुबह ब्रेकफास्ट करके, सुबह ड्यूटी थी मेरी 7:30, फिर पहुंच गया। तो हमारा एक वार्ड ऑफिस राव थे जिसके जिम्मेवारी थी कि इनका रख रखाव करना। वो 10 मिनट पहले आए थे, उसको पता था कि बर्फ़ पड़ी हुई है, क्या करूँ, तो हटा दूंगा बर्फ़। तो 10 मिनट पहले आए, उसने देखा कि सारा सामान
कौन रोबोट आ गया, कौन हो गया, ऐसा तो डिफेंस में होता ही नहीं। तो मैं भी वहाँ पहुँचा, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वो बोला कि हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मतलब वो सीरियस सा था। बोला सर वो रात को मेरा बड़ा बेचैन था तो मैं आकर रख, कौन, वो यू यस यस, मैं रख के गया। वो एकदम अचंभा सा हो गया, यार ये कोई कहा भी नहीं गया और इसने रख दी। तो उन्होंने अपने बुलाया, कहा कि मीट मी। तो मैं मिलने गया, क्या मन में आई? मैं सर बस मन में कुछ भी नहीं आई, ऐसा दिल किया। उसने फिर एसके निगम साहब को भी कहा, तो एसके निगम ने बुलाकर मेरे को शाबाशी दी। उसने फिर उसके बाद कहा कि अब तुम एयरपोर्ट छोड़ सकते हो। बोला क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे पास डिग्री मलकाना हो गई। मलकाना एक उर्दू का लफ्ज़ है, मलकियत, ओनरशिप। ओनरशिप समझते हो ना? तो एक डिग्री MBA मिलेगी यहाँ, एक डिग्री आपको एकेडमी की जो देंगे श्रीमान दुबे जी, अमित जी, वो मिलेगी। और एक डिग्री होती है ओनरशिप की, एक यानी कि डिग्री मलकियत, मालिक की डिग्री। किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो आपको सब डिग्री मिल जाएगी, मार्केटिंग, MBA HR, MBA फाइनेंस, MBA सोनसो। किसी इंस्टीट्यूट में डिग्री मलकियत की कोई देता है क्या? है नहीं, मगर एयरफोर्स में मिलती है। वो मेरे को मिली क्योंकि मैं वो काम किया जो मालिक नहीं करते हैं। मैं बोला कि मेरे को ये कौन सी डिग्री है, मेरे भी समझ में नहीं आया। तो निगम साहब ने कहा कि आप मान लो एक बहुत बड़ी शोरूम है और एक आपका घर है, तो शोरूम के अंदर आप कोई मैनेजर नौकरी करता है, एक मालिक है वहाँ का, और गार्ड का फ़ोन आता है कि भाई आपके शोरूम में ये कि पानी भर गया। तो मैनेजर को फ़ोन किया तो बोले यार क्या है, कितना भरा? बोला नहीं नीचे नीचे भरा, ऊपर तो नहीं चढ़ा ना। बोला नहीं चढ़ा, मैं 15-20 मिनट सुबह आके इसको कर दूंगा बंद, तो चिंता मत कर। बोला जी सारे AC पंखे भी खुले हैं, कोई बात नहीं, खुले रहने दो, मैं 15-20 मिनट पे आके आके कर लूँगा। उसको नुकसान से मतलब नहीं है कि मालिक से आने से पहले मैं बंद कर दूंगा, कोई देखेगा नहीं। तो गार्ड को बोले तो सो आराम से, अब रात को 2-2:30 बजे मेरे को तंग मत कर। उसने सोचा कि पता नहीं क्या हो, उसने मालिक को भी फ़ोन कर दिया। उसने कहा सर ऐसा हो रहा है। बोला अच्छा ऐसा हो रहा है। उसने गाड़ी निकाली, शोरूम तक गया 12 किलोमीटर, पंखे लाइट बंद करे, पानी सारा जहाँ बाहर निकाला, फिर वापिस आया। तो जाने वाला कौन था? नहीं जाने वाला कौन था? तो मैं वहाँ पर गया और वो जो काम किया तो मैं क्या बन गया? तो मेरे पास डिग्री मालिक आएगी ना। तो उसने कहा कि तुम मालिक की डिग्री हो, अब मालिक बनने का हक रखते हो। जिसके पास मलकियत की डिग्री नहीं होती वो काम छोड़कर यदि काम करेगा तो वो फेल हो जाएगा रमेश जी, इसलिए मैंने आपको नहीं कहा था। अब आपके पास डिग्री मलकियत आ गई, अब यू कैन मूव एंड एंजॉय। तो साहब उस दिन के बाद मैंने अब डिग्री मलकियत आ गई और उस दिन एयरपोर्ट छोड़ दी, चला गया एयरपोर्ट छोड़कर। बोले क्या करोगे? मैं कुछ नहीं करूंगा। क्या करूंगा पता नहीं, कोई एम नहीं, कोई भाव नहीं कि करूंगा क्या, पर करूंगा अच्छा, बेटर करूंगा, क्योंकि डिग्री है ना मेरे पास। आप डिग्री के पास तो घमंड होता है ना, आपके पास ये डिग्री है, तो वो डिग्री मेरे पास आ गई थी। तो ऐसे कर कर एयरफोर्स छोड़ने का मौका मिला। वहाँ भी एक अलग हुआ, जब भारतीय वायुसेना छूटी, शायद अमित जी को इनको वो हिस्ट्री कहीं किताबें पढ़ी होगी तो पता लगता है, या एयरफोर्स का कोई मेरे साथ का कुली कोई मिला होगा। क्योंकि जब भारतीय वायुसेना छोड़ रहा था तो उस टाइम पर मेरे पास मेरी पूरी जिंदगी की सेविंग 6-7 साल की, क्योंकि मैं घर में पैसे कम भेजता था, क्योंकि पिताजी को उनको जरूरत नहीं होते थे, जाता था साथ में, जब लेके चला गया लेके गया, अदरवाइज सब जमा होते थे। वो 44,000 रुपये की राशि पूरी जिंदगी भर की लाइफ सेविंग मेरे पास इकट्ठी हो रही थी। विदाई के टाइम पर सब लोग 15-20 लोग, फेयरवेल पार्टी हो ही जाती है, सबको पता है। वहाँ थोड़ी भावहीन होती है कि अच्छा था ये, बढ़िया काम करता था, साल भर से ना को उम्र, उस दिन तरह सब लोग अच्छा बताते हैं, इन्हें बड़ा हाँ। तो मेरी भी कहीं ना कहीं मीठी मीठी बड़ाई हो रही थी। तो एक काम किया मैंने कि एक टोपी, एक वह 24 इंची लाल कलर की है सूटकेस, अभी मेरे पास रखी हुई है, VIP की, जो कैंटीन से ली थी, और एक वर्दी की जोड़ी, 1-2 कपड़े की जोड़ी, एक जूते, एक बेल्ट, वो लेकर एक टिकट अप टू हैदराबाद तक की ट्रेन की टिकट वो लेकर, और बाकी 43,000 जो भी रुपए थे, मैंने कहा कि हमें उस टाइम पर होता है, अब भी होता होगा पता नहीं, एक PSI फंड होता था हमारा, तो वार विडो के लिए जाता है वो फंड, ऐसा मतलब मानना है। तो मतलब ये मेरा
43,000 रुपये आप वार विडो के फंड में डाल दोगे। मैंने कहा कि नो भाई। तो अंग्रेजी में 1-2 बार गालियाँ दी, ब्लडी वेल यू नो दैट, क्या करोगे बाहर जाकर? मैं जी कुछ भी नहीं करूँगा, बहुत अच्छा करूँगा। तो नहीं 1000 दो, 500 दो, ये नहीं ले सकते। मैं कि लेना पड़ेगा, ये मेरा डोमेन है, ये आप ना नहीं कह सकते। 1 दूँ या 100 दूँ या 1000 दूँ। तो लास्ट में मैं जिद्दी वाला आदमी था, तो देकर वहाँ से विदाई हुई। वो मेरी FDR थी, फिक्स्ड डिपॉजिट एक तरह से मानो, और वो बाहर जाने के बाद वो FDR कैश हुई है, मैंने कुछ नहीं किया। दैट्स ऑल। जो आज मैं खड़ा हूँ वो FDR मैच्योर हुई है, मैंने कुछ नहीं किया। आकर अपना काम शुरू कर दिया। हैदराबाद में पिताजी रहते थे, और अब करूं क्या, 1 रुपया पास नहीं। जब रेलवे स्टेशन से घर पर आया, 9 रुपये ऑटो के लगे। अब मेरे पास तो ऑटो के पैसे भी नहीं थे, सब दे दाकर खाली एकदम कहते हैं नंगा होकर आया था। तो माँ को बोला कि वो जरा एक बार पैसे दो ऑटो को देने। माँ ने भाग कर दिए कि थोड़ा पैसे तो लाया ही होगा ना, आज ही तो कल दे देगा। वो कुछ दिन के बाद देख रही कुछ भी पैसे निकाल कर नहीं दे रहा। तो मैं लगे मैं बहुत कुछ दूंगा, चिंता मत करो, मेरे पास बहुत कुछ है। बोला ना कोई परवाह नहीं, बस पूछ रहे हैं तेरे को सब ठीक है ना? बोला हाँ सब ठीक है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। अब मैं खाली बेरोजगार, मन में कॉन्फिडेंस ये कि मैं काम करूंगा। अचानक मेरा जो विंग कमांडर निगम के नीचे डिप्टी मेट्रो, जो डिप्टी मेट्रो था, मेट्रो ऑफिसर मिस्टर सुभाष गुप्ता, SC गुप्ता, वो AFA में आ गए थे एकेडमी में डुंडीगल में। उसकी पत्नी भी उस टाइम पर फेयरवेल में थी। वो भी कहती है लड़का बहुत अच्छा है। ये मतलब थोड़ा सा ना, जब आप कोई इस टाइप का काम करोगे तो थोड़ा दिल में कहीं ना कहीं जगह छोड़ के आओगे। ये देखो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई देकर आ गया, ऐसा उनके दिमाग में था। और वो हैदराबाद में रहता है, तो उससे मिलो ना एक बारी, लेट अस हैव डिनर टुगेदर। उन्होंने पता नहीं कैसे ढूंढा कैसे नहीं, और वो मेरे घर तक एक चिट्ठी पहुंची, और मैं भाग कर गया, सुभाष गुप्ता जी आप आ गए। और बोला कि भाई अब तो एकेडमी मेरे घर से 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर। अब 42 किलोमीटर जाने के लिए मैंने पूछा कि कैसे जाऊं। वो सिकंदराबाद स्टेशन है हमारा, वहाँ से बस जाती है बेगमपेट उधर से। तो अब मैं छोटा भाई को बोला, तेरा स्कूटर दे देगा? कि बोला स्कूटर दे दूंगा, तेल तेरा भाई। अब तेल के पैसे मेरे पास नहीं है, 42 किलोमीटर जाना, 42 किलोमीटर आना, 84 किलोमीटर, मतलब तेल के पैसे तो मेरे पास नहीं है। और मैं बेरोजगार था तो मेरे पास पैसे थे भी नहीं। तो फिर किसी तरह भी भाई ने बोला कि डलवा दूंगा तेल, तू जाके आ जा। या AY 5299 स्कूटर था, वो किसी तरह करके वहाँ पहुँचा, और मैं गुप्ता जी मिला, बड़ा खुश हुआ। उसकी पत्नी खुश हुई, भोजन खिलाया मेरे को। मतलब क्या करते हो? बोला जी अभी तो झक मार रहा हूँ, मैं करूँगा, खूब अच्छा काम करूँगा। तो बोला क्यों, तुम्हारे जैसा मतलब कैलिबर? बोला कुछ मिल नहीं रहा काम, कोई जो भी काम करता हूँ वह 5-7 दिन वहाँ 2 झूठे मिल जाते हैं, मैं वहाँ से वापस आता हूँ। कि दुनिया में आपको बाहर झूठे मिलेंगे तो वहाँ आपका मन नहीं लगता, फौजियों का खासकर मन नहीं लगता, क्योंकि इनको आदत सच बोलने की हो जाती है, और दुनिया झूठी है। तो ये सब धीरे धीरे कटेंगे, वह धीरे धीरे करके एडजस्ट कर कहूँगे, इट टेक्स टाइम। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। कहीं भी जाओ, आप कहोगे 4 बजे आना, उस 5 बजे आता, सॉरी जाम में फंस गया। तो हमारी तो बड़ा दिक्कत हो जाती है, 4 बजे बोलकर 5 बजे क्यों आए भाई? जब समय 4 बजे का तो 4 बजे आओ आप, या बोल दो कि मैं 5 बजे आऊँगा। क्या कोई डॉक्टर ने बता रहा है कि आप पहले ही बता दो? मगर वहाँ तो सारे बोला चलता है, इसमें क्या है। तो वो अपने को बड़ा है ना अड़चन सा मतलब लगता था, अटपटा सा ये। बट एनी हाउ, अब जीना है उनके साथ तो जिएंगे। तो उसने कहा कि एक काम करो, यहाँ पर दुनिया भर के 200-150 ऑफिसर है, और हर हफ्ते एक ऑफिसर जाता रहता है। तुम्हारे पिताजी के पास एक ट्रक है? बोला हाँ है। ये काम करना शुरू कर दो। ये काम के बारे में मैं एयरफोर्स में रहते हुए भी थोड़ा सा एनालाइज किया था कि ये काम कैसा रहेगा, मतलब बस सोचा था उसके बारे में। मला जी कर तो दूंगा, ये करना नहीं आता। मतलब तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। मतलब छोटा भाई है, उससे पूछूंगा, फिर आपके पास कल बताऊंगा। बस ठीक है, आ गया। भाई को मैंने चर्चा करी रात को, बोला काम तो ठीक है, मगर मिलेगा कैसे? बोला गुप्ता जी बहुत वहाँ पर बड़े ऑफिसर है, उन्होंने कहा है, मतलब मेरे को मिला दो। मैं बोला चल। फिर तो स्कूटर में तेल उसको अपने आप डलवाना था, डलवाया। वो MBBS कर रहा था फर्स्ट ईयर, और दोनों फिर पहुंच गए। क्योंकि भाई ये छोटा भाई है सर, ये मेडिकल पढ़ रहा है, वो जरा इसको समझाओ, क्योंकि मेरे को इतना ज्ञान नहीं है बिजनेस का, ये कुछ ना कुछ कर लेगा। उसने कहा कि साहब बिल्कुल करेंगे, आज से ही शुरू करते हैं। मैं बोला कि करेगा कैसे, मैं अकेला थोड़ा कर सकता हूँ, तू तो पढ़ेगा। बोला किताब कल ही बेचूंगा भाई, कोई पढ़ाई पढ़ुई नहीं है, क्यों पढ़ूँ मैं? जब इतना बड़ा बिजनेस हो रहा है, मैं 4 मेडिकल ऑफिसर मेरे साथ भर्ती कर लूंगा, उसके बाद तो ये मेरा काम चल गया, तो पढ़ाई पढ़ाई छोड़ दो। वहीं बैठे बैठे गुप्ता जी के घर के अंदर 2-3 अफसर को और बुलाया था,
और अग्रवाल हाउस होल्ड कैरियर की नींव रखी। 1 साल के बाद उसका नाम कन्वर्ट हुआ अग्रवाल पैकर। ये एक अग्रवाल पैकर की नींव हुई। तो यहाँ 2 चीज़ है कि एक आपका डिटर्मिनेशन विद गोल, विद मतलब सॉलिड एक कन्विक्शन के साथ ये मेरे को करना है। उसका फिर रोड मैप बनाना कि मैं कैसे करूं, किस तरह से करूं, उसके बगैर नहीं चलता। और दूसरा जो मैंने आपको कहा कि 15 दिन की तनख्वाह छोड़ी, इट कॉल्स आप एक तो ना थिंग्स डिफरेंट करते हो, एक क्या करते हो, थिंग्स डिफरेंटली करते हो। देयर इज लॉट मैन डिफरेंस। थिंग्स डिफरेंट और आप डिफरेंट थिंग्स करते हो, एक थिंग्स डिफरेंटली करते हो। तो दैट 15 दिन का छोड़ना तो थिंग्स डिफरेंटली की गई। डिफरेंट थिंग तो मैनी पीपल दे डू इट, सब लोग करते हैं अपना अपना, उसका कोई भाव नहीं होता। बट थिंग्स डिफरेंटली करना वो आपके जीवन को बदल देता है। तो दैट वाज माय फर्स्ट टर्न कि जो 15 दिन की तनख्वाह के बाद जो मेरे को जगह मिली, उसके बाद गुप्ता जी, उसके बाद सब लोग थोड़ा थोड़ा नज़दीक आते गए। और वही कारण हुआ। दूसरा डिफरेंट थिंग क्या किया, थिंग डिफरेंटली क्या किया, मेरे अपनी जो 44,000 रुपये को वहाँ देना। बीच में एक और हुआ, वो मशीन को आगे रखना। तो ये कई ऐसी चीज़ें होती रही ज़िंदगी के अंदर जो थिंग्स डिफरेंटली होती गई मेरे से, एंड दे मेड मी सॉलिड, मजबूत और डिटरमाइंड, और अल्टीमेटली यहाँ तक पहुँचा दिया। और फिर भारतीय वायुसेना छूट गई, एक नया जीवन शुरू हो गया। इसके अंदर कई चैलेंज आने शुरू हो गए। जब अपना बिजनेस शुरू किया, सबसे पहला जब मैंने काम शुरू किया और करके फिर 3 साल 4 साल हैदराबाद रहा, फिर आई शिफ्टेड टू द दिल्ली में 8-10 लोगों का स्टाफ हो गया था, 17-18 का हो गया था जब मैं दिल्ली आया 93-94 में। और आकर हमारे क्या होता है कि जब पूछते हैं ना कि गाड़ी कहाँ पहुँची, सर आपके दरवाजे में पूछने वाली है, फ़ोन रखते बोलते जल्दी भाग। मैं बोला कि तू आप ऐसे कैसे बोले, दरवाजे पूछने वाली है, अरे तो 1 घंटा लगेगा। अरे सर ट्रांसपोर्ट में ऐसा ही बोला जाता है। मैं क्यों बोला जाता है, उसको कह सकते हो कि यहाँ से अभी निकालूंगा, 1 घंटे के बाद पूछेगी, नहीं तो व्यापार नहीं चलेगा सर। मैं बस फिर वहाँ परेशान हूँ, मतलब कि अब ये छोड़नी पड़ेगी क्योंकि ये सब लोग मेरे साथ चारों तरफ झूठों ने घेर लिया और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंटिन्यू दिस बिजनेस। बहुत परेशान, काम चल रहा है सब कुछ, पर परेशानी क्या कि बस चारों तरफ से वो भी झूठ, वो भी झूठा, वो भी झूठा। मैंने यार ये है क्या ट्रांसपोर्ट। तो अल्टीमेटली एक दिन सुबह घर से निकला, पहाड़गंज में ऑफिस था, तांगा स्टैंड रेलवे स्टेशन के पास में। वहाँ मैं 5 या 10 रुपए के स्टाम्प पेपर लिए और लेकर वहाँ ऑफिस में आ गया। सबको बुला लिए, हरिओम शर्मा भी वहीं था, MD शर्मा। मतलब अभी देखो ऐसा है, आज कुछ हमको ओथ लेनी है, जिसको लगे अच्छा तो ले लेना, नहीं है तो मत ले लेना, इट्स नॉट मैंडेटरी। मैं ठीक है, सबको एक एक पढ़ा दिया, कहा कि लिखो मैं सन ऑफ सोनसो इस कंपनी में काम करता हूँ, सबने लिख दिया। आज एज ए चेयरमैन मैं सबको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, एडवाइस कर रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ कि जाने अनजाने में कैसे भी हम झूठ नहीं बोलेंगे। सब कोई बात नहीं, पर काम नहीं चलेगा, लिख देते हैं। सबने लिख दिया। तीसरी बात थोड़ी कड़वी है, आप समझ में आए तो लिखना, नहीं तो मत लिखना, दबाव किसी के ऊपर नहीं है। मैं जी बोलिए, मतलब फिर भी इसके बाद कोई भी झूठ बोलेगा, उसका जो पाप जो लगेगा वो रमेश अग्रवाल और अग्रवाल पैकमूर को न लगकर बोलने वाले के खुद को, परिवार को ही लगेगा। मतलब बाबू जी ये नहीं लिखते, मतलब ये नहीं लिख सकते। मतलब इसमें क्या है, झूठ तो थोड़ा ना बोलना आपको, आपने कहा ना, मतलब जी फिर भी निकल जाएगी जी, ये नहीं लिख सकते। हमारे लोग डरते हैं लिखने से, कोई खास बात नहीं। एक DP शर्मा, धर्मपाल शर्मा अब रहा नहीं हमारे पास में, वो उसने लिखा बस, मतलब बाबू जी मैं लिखता हूँ। 18 में से एक ने लिखा, 17 ने नहीं लिखा। मैंने पेपर सारे इकट्ठे करे रख लिए, और थोड़ा सा मन ऐसा ही था, मेरे पास ओमनी कार थी उस टाइम पर मारुति की, वो स्टार्ट करी और थोड़ा सा मन बढ़िया नहीं था तो घर चला गया। अगले दिन फिर सुबह आया, और क्योंकि मैं भी थोड़ा सा हारने वाला नहीं था, सुबह आते ही एक बड़ी आशा ऊपर जो नोटिस बोर्ड के ऊपर लगाया कि धर्मपाल शर्मा DP शर्मा इज प्रमोटेड टू द नेक्स्ट रैंक एंड इज बीन गिवन 8% इंक्रीमेंट एंड द बेस्ट सोन सो करके मैंने उसका बोर्ड पे लगा दिया। सब लोग, धर्मपाल शर्मा को तो काम ही नहीं आता, इसका प्रमोशन। क्योंकि क्या होता है कि अपने को कुछ मिले ना मिले, दूसरे को मिलता है ना, तो उससे बड़े दुखी होते हैं। तो 2 बार 4 बार लोग आए, सर इसका क्या, मतलब कि होनेस्ट है,
ये झूठ नहीं बोलेगा, मेरी नीम होनेस्टी और झूठ से ख़त्म हो जाएगी। और ये ऐसे ऐसे लोग मेरे को मजबूत बना रहे हैं। तो बस देखा कि हाँ ये भी है। 2 मिनट के बाद वो शर्मा जी आए, दूसरे आए, तीसरे आए, बाबू जी मेरा भी तो जब ये बात है चलो मैं भी नहीं बोलूँगा। 17 के 17 लोग 4 बजे तक वापस लेके चले गए और सब ने दस्तक करे ले गए। उस दिन के बाद उनको यदि रिवॉल्वर दिखाए, झूठ बोलो, झूठ नहीं बोले, तो झूठ को जीरो कर दिया। और वही कारण है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो साइंटिफिक वे से इफ यू डिटरमाइन कि ये मेरे को करना है, ऐसी चीज विच वाज टोटल इम्पॉसिबल, यदि वो झूठ का मैं नहीं करता और कहता रहता भी झूठे हैं नहीं काम होगा, इसको निकाल दो उसको ले आओ, तो मैं समझता हूँ कि शायद मैं वहीं बंद करके दुकान मेरी बैठ जाता था। बट एक डिसाइड किया कि झूठ को जीरो करना है, इसको ग्राउंडेड करना है, बट एक टेक्निकल वे अपनाया और वो झूठ जीरो हो गई। फिर 18 आदमी, फिर 28 आदमी, फिर 800 आदमी, फिर 8000 आदमी आज आपके साथ हिंदुस्तान के अंदर अप्रोक्सीमेटली मोर देन 150 अपनी ओन ब्रांचेज है, मोर देन 182 कंट्री में फ्रेंचाइजी है, 7 कंट्री में रजिस्टर्ड है, 1600 ट्रक अंदाज एक अग्रवाल पैकेमोर के चलते हैं। और अब भी मशीन मेरी उतनी चलती है कि जितना करता करूं, मगर अब एक नया दिमाग में आया कि भाई अपने लिए तो सब कुछ कर लिया, मतलब परिवार के लिए, बच्चों के लिए, समाज की जो लाइबिलिटी है, जिम्मेवारी है, वो कब निभाऊंगा? क्योंकि ये जिम्मेवारी जब तक नहीं निभाओगे तो ऊपर के खाते में जाओगे तो पूछो क्या किया जी, बढ़िया किया, बच्चों के लिए घर ले लिया, बच्चों के लिए वो एजुकेशन दे दी, फार्म हाउस भी ले लिया था, और क्या किया जी, वो किया, मतलब समाज के लिए क्या जी, वो नहीं किया, मतलब बट कुएं में उठाकर फेंक देता है वो, गए काम से, बोले इतना सब कुछ किया फिर भी कुएं में पड़ना है, तो अब कुएं में नहीं पड़ना, इसलिए समाज के लिए कुछ सोचा है। तो 1-2 ऐसे प्रोजेक्ट है जो हर टचिंग प्रोजेक्ट है, वो काम करने शुरू किए। जब कंपनी के 2012 में हमारे 25 साल हो गए तो एक नया सोचा कि कुछ क्या करें, तो हमने सोचा कि उनके लिए करें जिन्होंने हमारे लिए किया है। पहले सबसे पहले हमारे लिए कौन किया है कि हमारे ट्रक के चालक जो पूरे दिन नींद में जाग कर जो गाड़ियाँ चलाते हैं, जो जिस तरह से वो सेक्रीफाइस है उनको हम भूल नहीं सकते, मगर समाज उसको क्या देखता है, नेग्लेक्टेड देखता है, पर वो मोस्ट यूजफुल है, बट समाज के लिए मोस्ट नेग्लेक्टेड है। तो उनको कैसे उनका जीवन वापस आए, इस पे एक काम किया हमने। और वो काम करने के लिए एक ये सोचा कि करें क्या, तो देखा कि हिंदुस्तान में 2012 की सर्वे बता रही है भारत सरकार की कि 1,38,000 पीपल दे डाई ऑन द रोड ड्यू टू एक्सीडेंट्स, 1,38,000। और मैनी रीजन्स, कोई शराब पी के चलाता है, कोई गाड़ी के ओवरवेट भरता, बट दिस वन सिंगल कॉज जो 26,400 लोग मरते हैं, दैट इज नींद पूरी नहीं होनी। ट्रकों की चालकों की नींद न पूरी होने के कारण उनसे मर जाते हैं। उनसे बातचीत की, पूछा भाई नींद पूरी कर लिया करो, आपसे 26,000 लोग मर जाते हैं। तो जैसे भिखारी को कहोगे आप, भिखारी भाई अच्छा खाना खाया करो नहीं तो आपका सेहत खराब हो जाएगी, तो आज ने बनाया, इसको नींद दे देते तो चर्ची नहीं बनते थे। तो कितने लोग चर्ची बन जाते हैं। आज मेडिकली हम 79 ईयर्स की आयु में जीते हैं हम, पर एक मेरा ट्रक चालक वो 68-69 में मरता है, 10 साल पहले मरता है, और फिर भी वो ट्रेड अपनाता है। किसी को मैं कहूँ कि भाई एक दिन पहले मर जाओ, 1 लाख दे दूंगा, बोला साहब नहीं, मैं तो उसी टाइम पर मरूंगा, या मेरे को दे दो 1 लाख मैं देता हूँ, 1 दिन बाद में मरने दो। ऐसा लोग बोलते हैं। उम्र उसको पता है 10 साल पहले मरूंगा, और साइन करके आता है कि ट्रेड लाइसेंस बनाकर डीएल कि यस मैं ट्रक चलाऊंगा। ऐसे चालकों को हम सैल्यूट करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो हमने फिर क्या सोचा कि इनके लिए अब करें क्या। तो एक जयपुर अजमेर के बीच में एक जगह है दुद्धू राजस्थान में, NH 8 के ऊपर, और वहाँ पर एक 50 एकड़ का टुकड़ा लेकर 12 एकड़ में 200 चारपाई, 200 पंखे, 200 कंबल, लैट्रिन बाथरूम, एयरपोर्ट जैसे नहाने की पूरे सारी व्यवस्था, हर ड्राइवर को नाई की सेवाएं, पाँव धोने की सेवाएं, कपड़े धोने की मशीनें, यह सब लगवाई। और हर व्यक्ति को कहा कि तुम्हारे वापस जब से पहले आओगे तो पित्तल की परात में पाँव धोकर उसको आइए श्रीमान। फिर उसके एक नाई पकड़ लेता है, भाई बाल कटवा लो, बड़े बड़े हो गए। फिर एक पकड़ता, भाई नहा भी लो यार। जब वो नहा के आता है उससे पहले उसके कपड़े धोकर हैंगर में टच हो जाते हैं, फिर वो
कपड़े पहनता है, बोला जी कप चाय एक बिस्किट, ये सब कुछ फ्री है यदि आप 8-4 घंटे सो जाओगे तो, नहीं तो बिल फाड़ देंगे। बोला भाई 4 घंटे सो जाऊंगा। तो इस तरह से उनको 4 घंटे सोना शुरू किया। यू विल सरप्राइज टू नो दैट एक IIM अहमदाबाद की केस स्टडी है, और एक सत्यमेव जयते आया करता बहुत पहले आमिर खान का, तो उसने भी एक दिन इसके अंदर में जाकर प्रोग्राम किया कि ये है क्या इसके अंदर, देखूं कैसे। तो ड्राइवरों से बात करके देखा कि इसके जो पर डे की जो नींद 200 या 250-300 नींद होती है, तो 30 दिन की नींद जो हमारी करीबन 9-10 हज़ार की नींद हो जाती है, इस 10,000 नींद के कारण 22 जानें अदरवाइज हर महीने जाती थी वो बचने लग गई। 22 जानें हर महीने जाती थी वो इसके अंदर के कारण बचने लग गई। ये केस स्टडी और सत्यमेव जयते ने कवर किया। और जब ये बात फैलती फैलती हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कानों में पहुंची कि यार एक ऐसा केंद्र बना है जिसके कारण हाईवे पे एक्सीडेंट कम हो गए, उसने अचानक एक फ़ोन कॉल आती है मेरे पास में कि जी प्रधानमंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं। मैं बोला कि भाई क्या अपराध हो गया, तो साधारण से समासमुंड होते हैं। तो बोला नहीं, विज्ञान भवन में उस तारीख को आपको 4 मिनट प्रधानमंत्री को वो बताना है जो आपका ये निद्रादान के अंदर क्या बीमारी है। तो मैं बोला इसका मतलब मेरी बात पहुंची। उस दिन 102 डिग्री बुखार था। डॉक्टर को कहा पीयूष गुप्ता जी को, बोला जी ऐसी टेबलेट दे दो मैं 3 घंटे कम से कम ठीक हो जाऊं, उसके बाद से बुखार में हो जाऊं। विज्ञान भवन में आया तो देखा प्रधानमंत्री जी ने 1000 से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट बिठा रखे, 1000 से ज़्यादा 17 सितंबर 2022 में। और अपने मंच के ऊपर प्रधानमंत्री जी, गडकरी जी, पीयूष गुप्ता, सीतारमन जी, सिंधिया, सब बोला अब सुनो क्या चीज़ आपको नई चीज़ दिखाने वाला हूँ। और 4 मिनट फिर वो हमने वो बतलाया कि निद्रादान का जन्म क्यों हुआ। वो एक वीडियो है, आप गूगल में देखोगे ना, रमेश अग्रवाल विज्ञान भवन प्रधानमंत्री, तो आपको अभी यूट्यूब पे और पे बहुत फेमस हुई थी, तो वो मिल जाएगी। तो फिर मैं सोचा कि चलो मेरी जो पूजा थी वहाँ कहीं ना कहीं पूरी हुई। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने, ये सितंबर की बात है, और गडकरी जी को कहा कि ये एक केंद्र क्यों, ये सरकार का काम ये कर रहे हैं, सरकार क्यों नहीं करती। तो गडकरी जी ने दिसंबर में 492 केंद्र खोलने का आदेश दे दिया। अब वो 26,000 जो मरते थे, अब वो देखना 1 साल के बाद वो बंद हो जाएंगे मरने। एक ऐसा छोटी शुरुआत और अभियान किया। बस इतना ही कहकर मैं सबको विदा लूँगा। जय हिंद। मेरा नंबर आप अमित जी के पास में है, या कभी भी इनको कहो, या मेरी एक वेबसाइट पे कभी भी कोई ऐसा दिमाग में क्वेश्चन है, यू कैन आस्क एनी टाइम। मेरे को खुशी यह होती है कि आज के ये चेहरे जो है, आप केवल एक सीमित मत रहो कि मैं रोजगार के लिए ये ट्रेनिंग ले रहा हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। आप जैसे युवा को रोजगार तो वैसे ही मिल जाएगा। अरे अपने मन की इच्छा है, रोजगार से हटकर क्या करूँ मैं मेरे को दुनिया कैसे पहचान बने मेरी, मतलब अपनी एक पहचान, मैं दुनिया से हटकर क्या करूं। यदि दुनिया के लिए करोगे तो दुनिया आपको याद करेगी, अपने लिए करोगे तो केवल आपके बेटा भाई इतना याद करोगे। यू शुड हैव द हैबिट ऑफ। मैं अभी बड़ा अच्छा लगा, वो यहाँ सोनू सूद है एक हीरो, मतलब तो उसने कहा कि रमेश जी आपसे मिलना है। मैं चला गया, बोला जी मैं ये काम करता हूँ, ये काम करता हूँ। मैंने पूछा कि इससे क्या हुआ। बोला साहब पहले मेरे को पता नहीं था कि मैं लिविंग स्टैंडर्ड के लिए जीता था। आई शुड हैव गुड गाड़ी, आई शुड हैव गुड बंगला, लिविंग स्टैंडर्ड। उसको खुशी किसको मिलती थी? केवल मेरे को। दोस्त भी कहता था साला पता नहीं कहाँ से चोरी के पैसे लिया, बट कहता गुड 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 कॉन्ग्रेचुलेसन। पर खुश कोई भी नहीं होता था, बिकॉज ही वॉज, किसके लिए जीता था? लिविंग स्टैंडर्ड के लिए। बोला अब मैं गिविंग स्टैंडर्ड के लिए जी रहा हूँ, दुनिया याद करती है। तो जब तक लिविंग स्टैंडर्ड के लिए जियोगे तो केवल आपको आपकी आत्मा याद करेगी, और गिविंग स्टैंडर्ड के लिए करोगे तो आपको दुनिया याद करेगी। मोटिव होना चाहिए, ये भाव अपने में डाल लो। जो हमारे जितने भी जो हैं मेरे सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने पूरी पारी को खेल ली, एक पेंशन मिल रही है अच्छी, भूख पेट भरता नहीं। 60,000 के 1,20,000 होंगे तो खर्चे और बढ़ जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है। 4 लाख हो जाएंगे तो और खर्चे बढ़ जाएंगे। अपना जो स्टैंडर्ड है, गिविंग स्टैंडर्ड, वो एक बहुत बड़ा तसल्ली देती है। एक मैं सेवा भारती दिल्ली में प्रांत का अध्यक्ष हूँ, वहाँ थोड़े से सोशल काम करने पड़ते हैं। उसके अंदर यदि कई काम ऐसे मन को छू गए कि उसके बगैर जी नहीं लगता। एक व्यक्ति का उदाहरण देता हूँ मैं। एक हमारे को मिले थे, हमारे वहाँ डायलिसिस होती है, 60 डायलिसिस पर डे की।
1800 रुपये की डायलिसिस होती है, तो 1800 में से 1000 रुपये तो हम सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, और जिसकी होती है 800 रुपये उससे लेते हैं। मगर कई बार किसी के पास 800 रुपये भी नहीं होते, जिसकी तनख्वाह कम होती है, पिताजी की डायलिसिस कराए हो तो मर गया। तो एक बार एक व्यक्ति अपने किसी रिश्तेदार की डायलिसिस कराने आया और उसके पास पैसे नहीं, 800 में 100-200 रुपये थे, उसने रख दिए, जी मेरे पास तो इतने पैसे हैं। वो बोलता है कि भाई, करने वाला ये बोलेगा ना कि भाई 800 के बगैर तो होंगे नहीं, यहाँ तो शुल्क लगना है इतना। तो बोला भाई साहब मेरे पास है नहीं, कभी दे दूंगा। और जब उसने कहा कि मछली है ना, जब पानी से बाहर निकाल दो तड़पती है, तो डायलिसिस वाला वैसे तड़पता है, जब डायलिसिस नहीं होता उसमें उतना ही पेन होता है। तो वो तड़प रहा था एक तरह से। तो एक व्यक्ति जो अपने रिश्तेदार की कराने आया था, थोड़ा संपन्न परिवार से था, बोला ले भाई 800 में देता हूँ, कर यार, इसको ज़्यादा क्यों पूछ रहा है। उसका नाम सुनील गुप्ता था, चीफ मैनेजर केनरा बैंक से रिटायर हुआ था वो। तो उसने पूछा उनसे ये लोग कितने आते हैं। उसने कहा कि ये 15-20 महीने में ऐसे लोग आते हैं जिनके पास धन नहीं होता। वो अपने घर में गया, पत्नी से बात करी कि अपना खर्चा कितने में चल जाता है। बोले 20-22 हज़ार रुपये में। बोले मेरी पेंशन 44 हज़ार रुपये महीना है। बोला हाँ है। तो तुम चला लोगे ना 20-22 हज़ार में। बोले घर का मकान है, अपने कोई खर्चे है नहीं, हम बूढ़ा बूढ़ी दोनों रहते हैं। ठीक है। अगले दिन वो मेरे पास आया, बोला रमेश जी ये 20-22 जो लोग होते हैं इसका सारा खर्चा 20-22 हज़ार होता होगा। बोला हाँ, ये हर महीने मैं देना चाहता हूँ। 2018 की बात है। मैं बोला कि आप रिटायर्ड आदमी हो। बोला रमेश जी कोई बात, मेरा खर्चा चल रहा है। वो 20,000-22 हज़ार रुपये, जो 21 हज़ार कितने रुपये हर महीने देने शुरू कर दिए। मैं उसके घर में गया एक दिन चाय पीने के लिए। वो मेरे लिए तो माननीय सम्माननीय हो गया। मैं बोला गुप्ता जी, सुनील जी, आपका इतना स्टैंडर्ड, मतलब साधारण घर, पुराना टीवी, पुराना सब कुछ, उसकी रफू की हुई शर्ट। तो मैंने उसकी पत्नी को बोला भाभी जी 1 महीना ना दो, इसकी शर्ट भाई साहब की रफू वाली तो मत पहनने दो। तो उसने बोला कि रमेश जी बात सुनो, ये रफू की शर्ट जो पहनता हूँ और उसकी जगह अच्छी पहनूंगा तो मेरे को बाह्य खुशी मिलेगी, बाहरी खुशी मिलेगी, और जो 21 हज़ार वहाँ देता हूँ वो आंतरिक खुशी मिलती है। बताओ मेरे को कौन सी खुशी चाहिए। तो उसके मैंने पाँव छुए और मैंने फिर कहीं हमारे धनखड़ साहब जो उपराष्ट्रपति बने, मैंने चर्चा करी उनसे एक दिन मिलते हुए। उन्हें कहा कि उस व्यक्ति से मिलना है, उसको फिर एक जो हमारा सेवा विभूषण एक अवार्ड होता है, तो उसको सेवा विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया। गुप्ता जी रो पड़े। बोला जी मैं कोई काबिल नहीं हूँ। बोला जी आप में अपनी काबिलियत पता नहीं, हमको पता है क्या काबिलियत है। आपका जो दिल है उसमें संवेदना ही अकेली नहीं है, उसमें करुणा भी है। तो दोस्तों सबके दिल में संवेदना तो परमात्मा देकर भेजता है, पर करुणा जरूर हो, वो आदमी बड़ा है। व्यक्ति नहीं बड़ा होता, व्यक्तित्व बड़ा होता है। आप व्यक्तित्व के धनी बनो, न कि व्यक्ति के। तो सबको दोबारा पुनः आज सबसे मिलना हुआ नमन, और आप लोगों को बहुत बहुत प्यार और धन्यवाद। जय हिंद।